Unacademy. Let's crack it. अब मैं आज के बचे हुए टाइम में थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करवाना चाहता हूं कंपनीज एक्ट का। सिर्फ आप लोग बैठो और सिर्फ मेरी बात सुनो, आपको सब याद आता रहेगा। डोंट वरी एट ऑल, सब याद आता रहेगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, उसमें शेड्यूल्स भी दिए। ये एक्ट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, अदर कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट पे अप्लाई होता है। कंपनी का मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड, कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया एज पर कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि कंपनी और कंपनी के फाउंडर्स अलग अलग होते हैं। इस पे मैंने मैक्यूरी वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी का केस बताया था। कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में वो गो, बट द कंपनी विल रिमेन एज इट इज। कंपनी के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो अप टू अमाउंट अनपेड ऑन शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अमाउंट अनपेड और अमाउंट ऑफ गारंटी, और इधर ओनली अमाउंट ऑफ गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी है, फिर हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल तो अमाउंट अनपेड प्लस अनलिमिटेड, और इस तरफ अनलिमिटेड, ये आपकी लाइबिलिटी होती है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब ये होता है कि कंपनी नेचुरल बर्थ से नहीं हुई है। कंपनी नेचुरल, अरे बेटा कल राइटिंग प्रैक्टिस है ना रिया सिंगल, कल राइटिंग प्रैक्टिस है। कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है क्योंकि वो नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, स्टिल इट इज क्लोथ विद द पावर ऑफ अ पर्सन। लेकिन आप उसको जेल नहीं भेज सकते, शादी नहीं कर सकते, कसम नहीं खा सकते, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं बन सकता, सीए नहीं बन सकता, सीएस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के पास कॉमन सील का ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो कॉमन सील रखो, नहीं चाहो तो मत रखो। कंपनी के पास कॉमन सील है तो कंपनी कॉमन सील अप्लाई करेगी, कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो कोई तो अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी प्लस 1 डायरेक्टर, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई भी 2 डायरेक्टर फॉर्म या ऑथेंटिकेट कर सकते हैं बाय साइनिंग। कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है विल, पर्दा, जो कंपनी और कंपनी के फाउंडर्स को अलग अलग रखता है। सैलमन वर्सेस सैलमन के केस में यही हुआ था कि सैलमन ने अपना पूरा बिजनेस अपनी कंपनी को बेचा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर लिए, और जब बिजनेस डूबने लगा तो सिक्योर्ड क्रेडिटर बन के वो सामने आया। अदर क्रेडिटर्स ने कहा कि सैलमन को पैसा नहीं मिलना चाहिए। सैलमन ने कहा क्यों नहीं मिलना चाहिए, मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं, आई एम अ सेपरेट पर्सन एंड द कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। एंड लॉर्ड मैकनॉटन ने कहा कि सैलमन भाई आप सही हो, आपको पैसा मिलना चाहिए। फिर आती है सर, क्या ये कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जा सकती है? यस, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट, एंड लास्ट अगर आपने कंपनी फ्रॉडुलेंट पर्पस से ओपन की है तो। फिर मैंने आपको बताया था कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी, इसमें मैंने आपको सब पढ़ाया है। 1% कंपनी के बारे में सर, देयर कैन बी ओनली 1 मेंबर, नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड। वहां पर एक नॉमिनी लगेगा, नॉमिनी का प्रायर रिटर्न कंसेंट लेंगे, रिटर्न कंसेंट वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। आप जब चाहे नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं, नॉमिनी जब चाहे अपने आप को विड्रॉ कर सकता है। अगर आप नॉमिनी को चेंज करें, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ओनली नेचुरल पर्सन सिटीजन इन इंडिया वेदर रेसिडेंट और नॉट, यानी कि उसने 120 दिन के ऊपर बस इंडिया में रहना चाहिए, 120 दिन या उससे ज्यादा, तो वो एलिजिबल है टू बिकम मेंबर और अ नॉमिनी ऑफ अ कंपनी। कोई भी पर्सन ओपीसी का एट द सेम टाइम 2 ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी नहीं रह सकता। एट द सेम टाइम आप एक कंपनी में ओपीसी में मेंबर और एक में नॉमिनी रह सकते हो। इसके अलावा आपको मैंने बताया था, अगर आप एक ओपीसी में मेंबर हो और दूसरे में नॉमिनी हो, जिसमें आप नॉमिनी थे उसका अगर मेंबर मर जाता है, आपको 180 डेज का टाइम मिलता है टू टेक द करेक्टिव एक्शन। माइनर को नाम मेंबर बनाया जा सकता है ना नॉमिनी। कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, एनबीएफआई वाले काम नहीं कर सकती, और अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो आपके ऊपर क्या है, 10,000 से कितना था, 10,000 एंड विद अ फर्दर फाइन, पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ 10,000 एंड अ फर्दर फाइन ऑफ 1,000 रुपीज पर डे आफ्टर फर्स्ट। प्राइवेट कंपनी मतलब कंपनी जिसके जो रेस्ट्रिक्ट करती है अपने ट्रांसफर ऑफ शेयर, एक्सेप्ट 1% कंपनी लिमिट करती है नंबर ऑफ पर्सन को 200। 200 में कौन नहीं आता, पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सन हु आर फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट, और इट प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक। स्मॉल कंपनी ये भी प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन इसके केस में आपको क्या देखना है, आपको देखना है पेड अप शेयर कैपिटल शैल नॉट एक्सीड कितना, 2 करोड़, एंड टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 20 करोड़। अगर ये दोनों आप फुलफिल कर रहे हो तो आप स्मॉल कंपनी हो, इफ यू आर अदर देन पब्लिक कंपनी, अदरवाइज आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। स्मॉल कंपनी के एक्सेप्शन है होल्डिंग सब्सिडी सेक्शन 8 एंड कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। पब्लिक कंपनी मतलब एनी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी इज पब्लिक कंपनी, एंड सब्सिडी ऑफ पब्लिक इज आल्सो डीम्ड पब्लिक। होल्डिंग सब्सिडी में मैंने बताया था कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सेस कंट्रोल ओवर मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एसोसिएट कंपनी, यहां पर आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रहे हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। लिस्टेड मतलब ऐसी कंपनी जो लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अनप्रोवाइडेड प्राइवेट कंपनी जिसके डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड एज पर सेबी गाइडलाइंस, उनको लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से हटा दिया गया है एक्सप्रेसली।
अनलिस्टेड कंपनी मतलब कंपनी जो लिस्टेड नहीं है। फिर आता है गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट मिलके 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करती है, या इफ यू आर अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। एक बार लाइसेंस मिल जाता है तो आपको अपने नाम से लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड हटा देना पड़ता है। आप अपने नाम के आगे फाउंडेशन, फेडरेशन या कोई भी कन्फेडरेशन लगा सकते हो। अगर आपने कोई लॉ तोड़ा, पहली बात तो सेक्शन 8 कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो सिर्फ अपना ऑब्जेक्ट फर्दर करने में यूज कर सकता है। अगर आप कहीं और प्रॉफिट यूज कर रहे हो या अगर आपने अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे दिया तो आपसे सेक्शन 8 का लाइसेंस छीन लिया जाता है। उस केस में आपको अमलगमेट कर दिया जाएगा विद सिमिलर बिजनेस वाली कंपनी, और अगर सिमिलर बिजनेस वाली कंपनी नहीं मिली तो हम आपको क्या करेंगे बेटा, वाइंडिंग अप भी करवा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज द पनिशमेंट, मैंने आपको भी बताया कंपनी के लिए अलग है। कितना है, कितना है कंपनी के लिए, 10 लाख से, कहीं शॉर्ट में लिखा है क्या मैंने, नहीं लिखा है, 10 लाख से 10 लाख टू 1 करोड़, और डायरेक्टर को जो डिफॉल्ट में 25,000 से 25 लाख रुपीस, ये और अगर आप फ्रॉड करते हो तो 447। डोरमेंट कंपनी मतलब कंपनी जो इनएक्टिव है या फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनी है, या अगर आप इनएक्टिव हो, इनएक्टिव मतलब नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशन और नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब एनी ट्रांजैक्शन अदर देन द 4, कौन से, पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट फुलफिलमेंट, क्या पेमेंट मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, अलॉटमेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, और पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। निधि कंपनी मतलब बचत गट वाली कंपनी। पीएफआई मतलब गवर्नमेंट कंपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए बनी है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन के, 7 लोग लगते हैं, पब्लिक कंपनी 2 लोग लगते हैं, प्राइवेट कंपनी और कोई एक लगता है ओपीसी के लिए। व्हाट आर द 7 स्टेप्स, सबसे पहले एमओए एओ दो, सेकंड फिर आप डिक्लेरेशन दो। डिक्लेरेशन कौन देंगे, पर्सन एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर्स। क्या बोलेंगे ये सर, ये बोलेंगे कि सर वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 3, एक और डिक्लेरेशन दो, ये बार इस बार डिक्लेरेशन कौन देंगे, सब्सक्राइबर और डायरेक्टर्स। क्या देंगे, 3 चीजें बताएंगे सर, नॉट कॉन्विक्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, नॉट बीन गिल्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, मिसफेजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट। पॉइंट नंबर 4, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट। फिर है 3 पर्टिकुलर। पॉइंट नंबर 5, पर्टिकुलर सब्सक्राइबर से लेंगे नेम, एड्रेस, फैमिली नेम, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार, पैन। फिर 6 पॉइंट, एक और बार पर्टिकुलर, इस बार डायरेक्टर से वापस नेम, एड्रेस, पैन, आधार सब कुछ लेंगे। एडिशनल क्या है, डीन। फिर लास्ट पर्टिकुलर, ये वाला पर्टिकुलर किससे ले रहे हैं सर, ये वाला पर्टिकुलर हम ले रहे हैं वापस से डायरेक्टर से, और इसमें उनको पूछेंगे आप कौन से बिजनेस में इंटरेस्टेड हो हमको बताओ। बेटा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दोगे उसको आपको जिंदगी भर के लिए संभाल के रखना है, आपकी जिंदगी नहीं, कंपनी की जिंदगी तक। आपने अगर सारे डॉक्यूमेंट सही दिए तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा और आपको एक सिन नंबर दिया जाएगा जिससे कंपनी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो आपको हम उठा के 447 में फेंक देंगे। अगर कंपनी फॉर्म होने के बाद हमको पता चला कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो हम आपके साथ साथ सारे सब्सक्राइबर और जो भी लोगों ने डिक्लेरेशन पे साइन किया, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, उन सबको उठा के 447 में फेंक देंगे। सर व्हाट विल हैपन विद द कंपनी, कंपनी को ट्रिब्यूनल के हवाले छोड़ दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि भाई वो सच ऐसा पावर, उसके पास पावर है पास सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, या लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड कर सकता है, कंपनी को वाइंडिंग अप में डाल सकता है, रिमूव कर सकता है नेम इन द कंपनी का, या वो एनी अदर ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको ठीक लगे, लेकिन उसको ROOBS देना पड़ेगा कंपनी को और बाकी ट्रांजैक्शन को भी अपने मन में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। स्पाइस फॉर्म लगता है बेटा, स्पाइस का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर कंपनी के जितने भी फीचर्स बताए वो लग जाते हैं और आप कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। फिर मैंने बताया क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, सर नॉमिनल कैपिटल इज द कैपिटल विद विच द कंपनी इज ऑथराइज्ड, उसमें से जो इशू किया जाता है पब्लिक को वो इशूड कैपिटल, जितना पब्लिक लेती है उसमें से वो सब्सक्राइब कैपिटल, जितने का लिया हुआ उसमें से जितना पैसा आपने मंगाया वो कॉल्ड अप, जो मंगाया उसमें से जो पे हो गया वो पेड अप, और जो पे नहीं हुआ वो कॉल्स इन अरियर्स। शेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी के अंदर होता है प्लेन और डिफरेंशियल, प्रेफरेंस के तो बहुत सारे टाइप होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर, सर प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे शेयर जिनको प्रेफरेंस मिलता है विद रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एज वेल एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसके अलावा मियरली बिकॉज यू आर अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर डज नॉट मेक यू एन इक्विटी शेयर, यू विल स्टिल बी कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स। मेमोरेंडम में 5 क्लॉज होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, पहले तो नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। नेम क्लॉज में आपको हम बताते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड आपको लगाना पड़ेगा, सेक्शन 8 कंपनी को कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, ओपीसी को 1% लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट कंपनी को लिमिटेड लगाना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी को पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड।
रजिस्टर्ड ऑफिस आपका जिस स्टेट में, आप अपना स्टेट बताओ, अपने ऑब्जेक्ट्स बताओ, ऑब्जेक्ट के अगर आपने अपना ऑब्जेक्ट चेंज किया तो अपना नाम भी 6 महीने के अंदर आपको बदलना पड़ता है। लाइबिलिटी बताओ आपकी कैसी है, आप लिमिटेड बाय शेयर हो, गारंटी हो या अनलिमिटेड हो। कैपिटल क्लॉज में आप हमको बताएंगे आपका टोटल नॉमिनल ऑथराइज कैपिटल कितना है और कितने नंबर ऑफ शेयर्स कौन से लोगों ने लिया, ये आप एसोसिएशन क्लॉज के अंदर, वही कैपिटल क्लॉज का एक पार्ट है, उसमें आप बताओगे। इसके बाद मैंने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, भाई मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के खिलाफ आप नहीं जा सकते। एनी एक्ट डन विच इज बियॉन्ड द मेमोरेंडम और ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अल्ट्रावायर्स एंड द कंपनी विल सच ट्रांजैक्शन विल बी नल एंड वॉइड एंड अ कंपनी कैन नॉट रेटिफाई सच ट्रांजैक्शन। आप देखेंगे एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस आयरन के केस में जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के टर्म में सब कुछ ले आने की जरूरत नहीं है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को आप पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियर के साथ जोड़कर, हेंस ये जो ट्रांजैक्शन आपने किया रेलवे लाइन बिल्ड करने का, दिस इज बियॉन्ड द कंपनी एंड हेंस इट कैन नॉट बी रेटिफाइड। मैं आपको बता दूं रेटिफिकेशन के बारे में शॉर्ट में, एनी ट्रांजैक्शन विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स बाय पासिंग एसआर एट जीएम। एनी ट्रांजैक्शन विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन विद द यूनानिमस रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। अब हालांकि ये एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज आज के डेट में आप मेमोरेंडम को भी अमेंड कर सकते हो, इसलिए दैट रूल इज नॉट एप्लीकेबल एनीमोर। फिर आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आपके कस्टमर, ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट के लिए बताता है। आर्टिकल्स के अंदर रहते हैं सारे के सारे रेगुलेशन, सारे के सारे रूल्स, और इसके साथ साथ एंट्रेंचमेंट भी कर सकते हो। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है चीजों को और स्ट्रिक्ट करना। अगर आप एंट्रेंचमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कंपनी फॉर्मेशन के वक्त आप एंट्रेंचमेंट कर सकते हो आरओसी को बताकर, या कंपनी फॉर्मेशन के बाद भी आप एंट्रेंचमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंपनी फॉर्मेशन के बाद एंट्रेंचमेंट करना चाहते हो तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी आपको यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जो भी एंट्रेंचमेंट करोगे आरओसी को बता दो, आपके आर्टिकल मॉडल आर्टिकल्स रहेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए? एमओए बेटा एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है, एओए उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का रास्ता बताता है। एमओए आपका और बाहर वालों का रिलेशन बताता है, एओए इंटरनल कंपनी का रिलेशन बताता है आपस में। एमओए को अल्टर करना उतना आसान नहीं है, एओए को अल्टर करना बड़ा आसान है। एनी एक्ट विच इज अबाउ एमओए कैन नॉट बी रेटिफाइड, एनी एक्ट विच इज अबाउ एओए कैन बी रेटिफाइड बाय एसआर एट जीएम। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से पहले हमें डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है दैट एज पर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम, आर्टिकल, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो हम आरओसी को सबमिट करते हैं। सेक्शन 319 बोलता है दैट ऑल सच डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दैट इज anyone and everyone dealing with the company is presumed to have knowledge about those documents। इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि भाई आप मेरे से अगर बिजनेस करने आए हो तो आपने मेरे कंपनी के बारे में पढ़ा होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक एक्सेप्शन है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कहता है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द कंपनीज ओन प्रॉब्लम एंड आउटसाइडर्स कैन अज्यूम दैट इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर प्रॉपर्ली बीइंग मैनेज्ड बाय द कंपनी। मिस्टर रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट के केस में यही हुआ था। टर्कवेंट वाज अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर ऑफ कैमरॉन कोलब्रुक स्टीम कोल स्वानसे एंड ल्यूगर रेलवे कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी एक कंपनी थी एज पर कंपनीज एक्ट 1844, इंग्लैंड की कंपनी थी। इस कंपनी ने एक अपने रॉयल ब्रिटिश बैंक को 2000 पाउंड का बॉन्ड दिया था, और उस बॉन्ड के बदले रॉयल ब्रिटिश बैंक ने क्रेडिट दिया था कंपनी को। कंपनी जब लिक्विडेशन में गई तो रॉयल ब्रिटिश बैंक को अपना पैसा नहीं मिला। जब रॉयल ब्रिटिश बैंक को पैसा नहीं मिला तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने 2000 पाउंड का जो बॉन्ड है इसको एनकैश करने की कोशिश की। जब एनकैश करने की कोशिश की तो बीच में टर्कवेंट भाई कूद पड़े, बोले ऐसे कैसे एनकैश कर लोगे, क्यों? बोले आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि जब भी कोई बॉन्ड इशू करवाना है तो एक एसआर पास होना चाहिए, और जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, जो रिजोल्यूशन पास हो रहा है उसमें अमाउंट भी लिखी होनी चाहिए बॉन्ड की। तो कंपनी रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा कि हमने ये देखा कि ये पास हुआ है, लेकिन ये जो ऑर्डर पास हुआ, ये आपका रिजोल्यूशन जो पास हुआ, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम कैसे चेक करें कि आपने वो अमाउंट लिखा या नहीं लिखा? वो तो आपका इंटरनल अफेयर्स है। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा कि वी कैन अज्यूम कि इंटरनली आप लोगों ने अपना काम ढंग से किया होगा, और कोर्ट ने ये बात मानी। कोर्ट ने कहा कि रॉयल ब्रिटिश बैंक एक आउटसाइडर है और उसको जरूरत नहीं है कि कंपनी के अंडर के इंटरनल फंक्शनिंग को जाकर चेक करे। Hence, what happens inside the company's own problem and not that of others। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, या आप इसको टर्कवेंट रूल के नाम से भी जान सकते हो। हालांकि ये रूल एब्सोल्यूट नहीं है, ये रूल के भी 3 एक्सेप्शन है। अगर यू योरसेल्फ आर एक्चुअली इनसाइड द कंपनी, मतलब आपको खुद को एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, फॉर एग्जांपल इन हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी, आप खुद डायरेक्टर से आपने खुद को डिबेंचर इशू किए, और वो भी आर्टिकल को ब्रेक करके, तो यार आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपने आर्टिकल ब्रेक किया, मतलब यू योरसेल्फ हैड द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकते, ये वॉइड ट्रांजैक्शन हो जाएगा। फिर आता है सेकंड, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। अगर कोई अकाउंटेंट आपको कंपनी के असेट बेच रहा है, जैसे आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशान कंपनी,
कंपनी का अकाउंटेंट आपको कंपनी की एसेट बेच रहा है। या आप देखेंगे होटल एंड कंपनी वर्सेस नॉर्थार्ड लोवे एंड विल्स लिमिटेड, जहां पर एक कंपनी को दिया हुआ लोन दूसरी कंपनी रिपे कर रही है, क्योंकि दोनों में कॉमन डायरेक्टर है। ऐसे ट्रांजैक्शन में आपको सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी होना चाहिए, और ऐसे ट्रांजैक्शन में आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यूज नहीं कर सकते। लास्ट केस फॉर्जरी। अगर कहीं पर भी फॉर्जरी हो रही है, जो कि आपने रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड में देखा, फॉर्जरी के केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि भाई व्हाट हैपेंस इनसाइड द कंपनीज ओन प्रॉब्लम, बट गवर्नमेंट कहती है, कोर्ट कहता है कि मैं इस डॉक्ट्रिन को इलीगल को लीगल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। सर व्हाट हैपेंस, मुझे एक बात बताइए, फॉर्जरी ये गुनाह है, ये पाप है, ये इलीगल है। अगर मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहां पर अप्लाई कर दूंगा तो ये फॉर्जरी को वैलिड कर दिया जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। हेंस फॉर्जरी के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट अप्लाई। रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगल के केस में क्या हुआ था, रूबन को ट्रांसफर होने वाले थे कुछ शेयर्स, लेकिन बाद में पता चला कि जो शेयर सर्टिफिकेट यूज किया जा रहा है वो फेक है, फ्रॉड है, फॉर्ज्ड है, और उस केस में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये फ्रॉड है और फॉर्जरी कैन नॉट be made legal in what doctrine of indoor management. So in last 5 to 10 minutes we have revised something that we have been studying from almost 20 days. मैंने आपको कहा है, मेरा बस चले तो मैं 10 मिनट में सब कुछ बता दूं। Unacademy. Let's crack it.